हाय फ्रेंड्स, आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं। इसमें अपने पास सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम मान लेते हैं चित्रानुसार एक अनंत रेखीय आवेशित तार है। ये अनंत रेखीय आवेशित तार है। इसका कोई भाग ए बी है जिस पर हम बात करते हैं। तो ये ए बी अनंत रेखीय आवेश का एक पार्ट है। ये यहाँ पर रेखीय आवेश इस पर उपस्थित है। हमें इस अनंत रेखीय आवेश के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर इस अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इससे बिंदु O से ऊपर और नीचे दो बिंदुओं की बात करते हैं या दो अल्पांश ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, ये यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया A1 और यहाँ पर भी ले लिया उतने आकार का जिसको मैंने नाम दे दिया A2। तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P की जो दूरी है वो हमने मान ली कितनी है, x है, और इसके कारण भी इसकी दूरी x है। अब इन अल्पांश समान है, इन पर आवेश की मात्रा समान है, तो इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, समान होगा। मान लेते इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो dE हो गया और इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना हो गया, dE इस दिशा में हो गया। अब इन दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के जो मान है वो अलग अलग दिशाओं में है, इसलिए इनके कारण विद्युत क्षेत्र का या फिर तार के कारण विद्युत क्षेत्र के परिणामी दिशा ज्ञात करने के लिए हम इनके घटक करते हैं। घटक करने के लिए मान लिया कि ये कोण अल्फा है, तो यहाँ से एक हम इसके सीधी रेखा यहाँ पर बना देते हैं। तो इसका घटक करते हैं तो ये कोण क्या हो जाएगा, अल्फा। इसके घटक के लिए ये कोण अल्फा है तो ये हमें मिल गया DE cos अल्फा, ये वाला घटक मिल गया इसका। और इस वाले DE का लंबवत वाला घटक जो है वो ये मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ये DE sin अल्फा। इसी प्रकार से ये कोण भी अल्फा हो जाएगा, तो इस DE का ये वाला घटक तो हो जाएगा DE cos अल्फा और ये वाला घटक हो जाएगा अपने पास DE sin अल्फा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि DE का sin अल्फा वाला घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि DE cos अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण ये परिणामी को व्यक्त करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा P पर लंबवत बार की ओर होगी, यहाँ से इस तरफ इसकी दिशा होगी। क्लियर? ये सब हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया है। अब हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस अनंत रेखीय आवेश जो है उसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये अनंत रेखीय आवेश है, इसके लिए हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की और गाउसियन पृष्ठ लिया हमने बेलनाकार। ऐसा गाउसियन पृष्ठ लिया है जो बेलनाकार है और इसकी अक्ष क्या हो, ये तार ही हो, अनंत रेखीय आवेश ही हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्मॉल l लंबाई का एक गाउसियन पृष्ठ ले लिया है। इसकी त्रिज्या जो है वो हम r मानेंगे और यहाँ पृष्ठ पर बिंदु P होगा। यहाँ पर इस गाउसियन पृष्ठ के हम मुख्यतः तीन पृष्ठों में डिवाइड कर देते हैं। पहला पृष्ठ S1 मान लेते हैं, ये यहाँ पर एक अल्पांश हम ds ले लेते हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, वो लंबवत बार की ओर होगी। यह विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ। यहाँ पर भी एक अल्पांश हम ले लेते हैं, ये पृष्ठ S2 मान लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में है और ds की दिशा इसी दिशा में है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में है। और तीसरा हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी और ds की दिशा इस दिशा में होगी। ये पृष्ठ S3 हमने मान लिया। तो गाउसियन पृष्ठ को टोटल हमने तीन पृष्ठों में डिवाइड कर दिया है। अब इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के लिए यहाँ पर जो आवेश इससे परिबद्ध हो रहा है वो कुल आवेश होगा। तो हम कह सकते हैं
कि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, तो परिबद्ध कुल आवेश, तो परिबद्ध कुल आवेश का मान हम सिग्मा क्यों रख देते हैं, मान क्या हो जाएगा लैम्डा एल, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व का मान कितना है इस पर लैम्डा, और हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एल। अब यहाँ पर जो आवेश है उसको हमने मान लिया सिग्मा क्यू, टोटल आवेश मान लिया, तो सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा अपने पास लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो ये मान अपने पास आ चुका है, ये समीकरण 1 दे दिया हमने। अब इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। तो गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई का मान कितना हो जाएगा, प्रथम जो पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स तो ई डॉट डी एस, ठीक है, प्लस दूसरे से निर्गत कुल फ्लक्स ई डॉट डी एस, और तीसरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, ये होगा। क्लियर सबको। अब यहाँ पर पहले पृष्ठ की बात करते हैं हम, तो पहले पृष्ठ के लिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 90, दूसरे के लिए थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, और तीसरे के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री है। तो यहाँ इसको ओपन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस S3 E ds cos थीटा। अब यहाँ पर हम देखें तो S1 पर क्या है E और ds एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए थीटा बराबर 90 होगा। अब थीटा बराबर 90 होगा तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कोस थीटा कोस 90 बराबर कितना मिल जाएगा 0, तो S1 पर फाई का मान कितना हो जाएगा 0। S2 पर देखें तो E और ds दोनों समांतर हैं, इसका मतलब थीटा बराबर 0 मिलेगा, इसका मतलब कोस 0 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। S3 पर बात करें तो S3 पर E और ds एक दूसरे के कैसे हैं लंबवत हैं, तो थीटा बराबर हुआ 90 आएगा, इसलिए कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ ये वाला पार्ट, तो फाई बराबर क्या हो गया S2 E ds। क्लियर, ये अपने पास बच गया है। और अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सब जगह एक जैसा है, तो S2 पर E को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, बचा क्या अपने पास सिर्फ ds क्या है इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि S2 ये था, S2 की बात कर रहे हैं हम, तो ये कौन सा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका समाकलन करेंगे वक्र पृष्ठ के लिए तो इसका मान कितना आ जाएगा E 2 पाई r l, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई r l। ठीक है, ये मिल गया हमें समीकरण 2। अब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम गाउस का नियम लगा देते हैं। गाउस के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी गाउसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई का मान किसके बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा क्यू का मान अगर हम रख दें समीकरण 1 से, तो सिग्मा क्यू का मान है अपने पास लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोड, ये हो जाएगा, ये समीकरण 3 मिल जाएगी। समीकरण 2 और 3 से अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या देखें कि ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, तो ये इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो E 2 पाई r l इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोड मिलेगा। एल से एल कट गया, क्या आ गया E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोड r, ये मिल गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा और, ये हमें विद्युत क्षेत्र का मान मिल गया बिंदु P पर, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नोड r। ऐसा करने से क्या हो गया अपने पास कि ये हो गया अपने पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नोड जिसका मान है k। ठीक है, तो हमें मिल गया 2k लैम्डा अपॉन r, ये वाला मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा अनंत रेखीय आवेश के कारण। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं
और इसकी दिशा कहाँ है, लंबवत बाहर की ओर, बिंदु P से लंबवत बाहर की ओर। यहाँ E प्रोपोर्शनल 1/r है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ खींचे E और R के बीच में, E और R के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो ये हमें मिलेगा बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि E प्रोपोर्शनल है 1/r। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये ग्राफ मिल जाएगा। हमें इस ग्राफ में ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ है वो कहलाता है अति परवलयाकार, अति परवलयाकार। ठीक है। एक हम और दूसरा ग्राफ भी पूछ लेता है कभी कभी इसमें, वो किस किस में खींच सकते हैं हम, E और लैम्डा के बीच भी हम ग्राफ पूछ सकता है। तो यहाँ देखो E और लैम्डा क्या है, समानुपाती है, तो समानुपाती का ग्राफ बिल्कुल सीधा मिलेगा हमें, E समानुपाती है लैम्डा। ठीक है। कभी कभी E और 1/r में ग्राफ पूछ ले तो E और 1/r में भी ग्राफ सेम ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि 1/r समानुपाती हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट समझ में आया। अगर सदिश रूप में पूछे तो हम क्या करेंगे, E वेक्टर बराबर 2k λ/r और यहाँ r कैप लगा देंगे, जहाँ r कैप तार के लंबवत बार की ओर एकांक सदिश है। क्लियर। अब हम गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक। ध्यान देना है यहाँ पर, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई समरूप आवेशित एक अनंत लंबाई की अपरिमित मतलब अचालक परत हैं A, B, C और D। इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हम, जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हम मान लेते हैं कितना होगा, सिग्मा। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व इस पर है। इसके बिंदु किसी बिंदु O से, ये O बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसके किसी बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है जो पहले हमने अपनाया था। क्या है, इससे समान दूरी पर दो अल्पांश मान लेते हैं A1 और A2। इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी x और इसकी भी बिंदु P से दूरी x होगी। समान दूरी और समान अल्पांश होने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, जिसका मान हमने मान लिया d है। वापस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें इनके क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। तो ये कोण अल्फा है, तो ये कोण अल्फा हो जाएंगे। इसका ये वाला घटक, क्षैतिज वाला घटक DE cos अल्फा, और ये भी क्षैतिज वाला घटक DE cos अल्फा मिलेगा। जबकि लंबवत घटक हमें मिल जाएगा DE sin अल्फा, और ये भी मिल जाएगा हमें DE sin अल्फा। तो विपरीत है, इसलिए तो निरस्त हो जाएंगे और ये समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो इस अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P से लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। ये तो इसकी दिशा हो गया। अब इसके परिमाण निकालने के लिए ये अचालक परत है। यहाँ पर हम एक गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं। ये अचालक परत हो गई। ठीक है। अब गाउसियन पृष्ठ की कल्पना हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे कोई भी तो इसका पृष्ठ हमें एक तरफ मानना होगा, कोई सी भी एक तरफ। तो यहाँ पर हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, लेकिन वो बेलनाकार जो गाउसियन पृष्ठ लेंगे वो इस तरह से लेंगे हम, ये। ठीक है। और ये यहाँ पर बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, इधर मतलब इसके आर पार निकला हुआ है। इस पर वही 3 पृष्ठ ले लेते हैं। एक पृष्ठ तो यहाँ पर ले लेते हैं, जिसको मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत इस तरफ है और इसका DS अल्पांश भी इस तरफ है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस तरफ हो जाएगी E, और ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इस तरफ हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो ये इसका इस तरफ है DS, और विद्युत क्षेत्र जो है इसका वो लंबवत बार की तरफ ही माना जाएगा। जैसे वो उधर है तो इधर भी लंबवत बार की ओर हो जाएगा DS, सॉरी विद्युत क्षेत्र लंबवत बार की तरफ E, उधर और इधर दोनों तरफ ही रहेगा। विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ रहेगा, क्योंकि अचालक परत है तो इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित होगा। आवेश ऊपर की तरफ रहेगा, आगे और पीछे दोनों तरफ पृष्ठ पर। अब हम बात करते हैं कि इस गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान।
तो परिबद्ध आवेश का मान वही समेशन क्यू बराबर सिग्मा एस। अब की बार सिग्मा एस ए भी ले सकते हैं, वहाँ एल लिया था लंबाई, यहाँ क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, इसलिए ऐसे हमने काम में ले लिया है। अब गाउसियन पृष्ठ के वही 3 भाग कर ले हमने, इसलिए कुल टोटल गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा S1 E डॉट डी एस प्लस वही S2 E डॉट डी एस प्लस E डॉट डी एस। ठीक है, ये S3 पर तीनों पृष्ठों पर। अब पृष्ठों की बात कर लेते हैं। तो पहला पृष्ठ S1 पर हम देखें, जैसे हमने मान लो इसको S1 मान लिया, यहाँ पर इसको S2 मान लिया, इसको S3 मान लिया है। तो S1 पर E और DS जो है वो समांतर है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए 0। तो cos थीटा बराबर cos 0 बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब S2 पर बात करें तो E और DS जो है वो कैसे हैं, लंबवत हैं। लंबवत हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90, इसलिए cos 90 की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 0। S3 पर E और DS जो है वो समांतर हैं, इसलिए थीटा बराबर 0, cos 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये देखो S3। अब कुल आवेश फाई की वैल्यू सिर्फ एक पार्ट 0 हो गया इसमें, ये S2 वाला, तो ये दोनों पार्ट मिलेंगे तो हमें मिल जाएगा E कांस्टेंट है, बाहर निकालो, S1 DS प्लस E DS S3, ये दोनों मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसके पृष्ठ, इसका जो पृष्ठ है या फिर यूँ कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसको हमने S मान लिया है। ठीक है, तो कुल जो मान मिलेगा इसका वो कितना मिल जाएगा, S हमें मिल जाएगा समाकलन में, और यहाँ पर भी हमें S मिल गया। समान है, इधर का और इधर का दोनों समान है, तो फाई बराबर अपने पास हो गया 2ES। क्लियर, ये समीकरण हमें 2 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाउस का नियम लगाएंगे। तो वही गाउस के नियम से क्या होता है, तो गाउस के नियम से वही हो गया अपने पास फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मान रख दो, एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 3 मिल गई। अब हम समीकरण 2 और 3 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये दोनों फाई के मान है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल हो गया, तो E बराबर मिल गया अपने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मान। अगर यहाँ से सदिश रूप में पूछे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप या आर कैप हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर ये पृष्ठ के चालक वृत्त के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल सिग्मा है और E जो है वो R पर डिपेंड नहीं करता। E जो है वो R पर डिपेंड, मतलब दूरी पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर E और R के मध्य ग्राफ पूछे तो हमें E और R के मध्य ग्राफ इस तरह से बनाना है, ये कांस्टेंट, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता है। और E और सिग्मा के मध्य अगर ग्राफ बनाए तो E और सिग्मा के मध्य तो हम ग्राफ बना सकते हैं, वही समानुपाती है, इसलिए समानुपाती वाला ग्राफ मिल जाएगा। तो इन ग्राफों का भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल सिग्मा है। अब हम गाउस के नियम के तीसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं, अपरिमित समरूप आवेशित चालक। अब की बार जो हमने प्लेट ली है, परत ली है, वो चालक ली है, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखते हैं हम। तो सबसे पहले वही हमें क्या निकालनी है, दिशा निकालनी है। मान लेते हैं ये एक अनंत रेखीय आवेशित चालक पट्टिका है, ठीक है, A B C और D ये अनंत रेखीय हैं, ऊपर की तरफ भी जाई हुई है ऐसे, ठीक है। ये इसके बिंदु, इसको जो आवेश दिया गया है वो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठों पर वितरित हैं। इसके पृष्ठों पर हमने आवेश वितरित कर दिया है। तो इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए वही ऊपर और नीचे 2 अल्पांश ले लेते हैं, जिनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, dE हो जाएगी, जिनका
अनुदिश घटक डी ई कोस अल्फा हो जाएगा, डी ई कोस अल्फा, और लंबवत घटक हो जाएगा डी ई साइन अल्फा, इधर भी हो जाएगा डी ई साइन अल्फा। ठीक है, तो इसकी दिशा लंबवत कहाँ जाएगी, बाहर की ओर हमें मिल जाएगी। सेम वही है, अभी तक जो अपना रहे थे पुराना वाला प्रोसेस वही है। अब इसके परिमाण की बात करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके दर्शाते हैं पट्टिका को, तो इनके दोनों पृष्ठों पर हमें आवेश नजर आएगा। ठीक है, दो परतें हैं इनकी, ये जो भाग है इसके बीच वाला भाग है। तो हम इस पर गाउसियन पृष्ठ इस प्रकार से लेते हैं कि उसका एक भाग यहाँ पर रहे, इस वाले में यहाँ पर, और दूसरा भाग ये रहा। तो ये वही S1, ये पृष्ठ हो गया इसका S2, और ये हो गया अपने पास S3। वही यहाँ पर अल्पांश ले लेते हैं, इसकी दिशा E की इधर है और इसकी DS की दिशा भी इधर है। यहाँ पर E की दिशा इधर है और यहाँ पर DS की दिशा इधर हो जाएगी। यहाँ पर बात करें तो DE की दिशा इस तरफ हो जाएगी इस प्लेट के कारण, और DS की दिशा भी इस तरफ ही यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, कोई आवेश उपस्थित नहीं होने के कारण यहाँ पर E का मान हम 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वही इस पर उपस्थित कुल आवेश के लिए हम देखते हैं कि कुल उपस्थित आवेश सिग्मा क्यू बराबर वही पृष्ठ आवेश घनत्व है यहाँ पर भी, तो सिग्मा S समीकरण 1 हो जाएगी। निर्गत कुल फ्लक्स का मान देखें तो वही S1 E डॉट DS, फिर हो जाएगा S2 E डॉट DS प्लस S3 E डॉट DS। ठीक है, अब सभी पृष्ठों के लिए बात करते हैं यहाँ पर। तो सभी पृष्ठों के लिए वो S1 पर E और जो DS हैं वो समांतर हैं, इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। S2 पर E और DS जो है वो लंबवत हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90, और S3 पर E और जो DS हैं वो कैसे हैं, समांतर हैं, इसलिए थीटा बराबर तो 0 हो जाएगा। लेकिन S3 पर E का मान कितना होगा 0 होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इससे मान रख देते हैं यहाँ पर। तो फाई का टोटल मान जो हमें मिल गया, ये मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो E S1 E बार ले लिया और ये DS। ध्यान रखना है ये 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इस बंद पृष्ठ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, और गाउस के नियम से यहाँ पर कोई पृष्ठ आवेश उपस्थित नहीं है, तो यहाँ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि किसी भी धातु की पट्टिका या चालक पट्टिका के अंदर आवेश नहीं होता है, या फिर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो हमें ये मान मिल गया, और इसका मान हमें आ जाएगा यहाँ पर ES, तो 5 बराबर मिल जाएगा ES मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 के बाद ही हमें समीकरण 2 मिल गई है। वही पुराना तरीका, गाउस का नियम, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, 5 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, इसका मान सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोड, तो 5 बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोड समीकरण 3। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा, दोनों फाई के मान है, तो ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोड, ये कैंसिल हो गए, E बराबर मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। वही है, बस वहाँ पर अचालक पट्टिका में अपने पास यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 2 नहीं है, अब की बार सिर्फ ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड है। यहाँ E प्रोपोर्शनल वही सिग्मा है, तो E और सिग्मा में जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा, और यहाँ पर भी R पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए E व R में जो ग्राफ मिलेगा वो बिल्कुल सीधा मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सदिश रूप में इसको व्यक्त करें तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, और यहाँ n कैप लगा देंगे,
जहाँ पर एन कैप इस पट्टिका के बिंदु P से लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट अनुप्रयोग की बात करते हैं। एक समान आवेशित गोलीय कोश, या तो गोलीय कोश हो। गोलीय कोश का मतलब हो गया यहाँ पर, गोलीय कोश का मतलब ऐसा गोला जो अंदर से खोखला हो, मतलब उसको दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाएगा, उसके पृष्ठ पर। जैसे मान लेते हैं हमने कोई कैपिटल R त्रिज्या का ये गोला माना है, जिसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R त्रिज्या का ये गोला है जिसका केंद्र O है। इसको अगर हम प्लस Q आवेश देंगे तो ये सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, इसके अपपृष्ठ पर। अब ये गोलीय कोश होगा तब भी पृष्ठ पर चला जाएगा, और चालक गोला होगा तब भी पृष्ठ पर चला जाएगा। हमें इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P की 3 कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पर, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन, जब हम ऐसा मान लें कि बिंदु P जो है गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा हो। तो बिंदु P जैसे मान लो यहाँ पर स्थित है बिंदु P, ये स्मॉल r दूरी हो गई। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये हमने गाउसियन पृष्ठ मान लिया है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ मान लिया है। इस पर एक अल्पांश ले लेते हैं, ये अल्पांश हमने यहाँ पर ले लिया। इस अल्पांश का क्षेत्रफल इस दिशा में होगा ds, और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अल्पांश, जो अल्पांश लिया है हमने, इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, d5 बराबर E डॉट ds हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, E ds cos थीटा। अब आप यहाँ पर थीटा का मान देख रहे हैं, E और ds दोनों इसी दिशा में, तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 0। तो d5 बराबर क्या मिल गया हमें, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो E ds मिल जाएगा। ठीक है, अब यह तो था इस अल्पांश के लिए। तब संपूर्ण पृष्ठ, ये जो संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन किया तो हमें मान लेते हैं कि 5 मिलेगा। ठीक है, और इसका समाकलन करेंगे तो बंद पृष्ठ समाकलन E ds मिल जाएगा। अब E तो कांस्टेंट है, यहाँ से इस गाउसियन पृष्ठ की जो दूरी है वो इक्वल है, समान है, तो विद्युत क्षेत्र एक समान होगा सब जगह। तो फिर समाकलन किसका बचा, सिर्फ ds का, और ds क्या है, इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 5 बराबर क्या मिल जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये मिल गई हमें समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस के नियम से वही क्या होता है, 5 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने गोले को टोटल आवेश कितना दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास क्या मिल गया यहाँ पर, 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों फाई के मान है। तो E 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, k क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये मिल जाएगा मान। तो हमें E बराबर क्या मिल गया, गोले के बाहर k क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, लंबवत बाहर की ओर, ये इस तरह से लंबवत बाहर की ओर। अब हम मान लें कि बिंदु P जो है इसके पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, ये यहाँ से ये कहाँ पर आ जाए, पृष्ठ पर। तो हम कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले में ये है आउट, E आउट मतलब बाहर। तो E आउट का मान जो होता है अपने पास, उसमें हम स्मॉल r की जगह अगर कैपिटल R रख दें
तो ये कहाँ मिल जाएगा हमें, सरफेस पर, मतलब पृष्ठ पर। तो दूसरा पॉइंट भी हमारे पास हो गया जब r किसके बराबर हो, r पर, मतलब यह बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तब हमें क्या मिल जाएगा मान, KQ/R²। ठीक है। थर्ड केस देखते हैं हम इसका। थर्ड केस जब ये अंदर की ओर हो, जब इस गोले के अंदर हो यहाँ पर। अब बिंदु P यहाँ पर होगा, तो हम दूसरा चित्र बना के समझते हैं इसको। जैसे ये अपना गोला था, ये इसका केंद्र है और ये R त्रिज्या है, ये केंद्र O है। अब हमें स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। और ये यहाँ पर आवेश है, पृष्ठ आवेश इसका जो Q है। अब इसके लिए वही सारा प्रोसेस हम करते हैं। जैसे हमने मान लिया, यहीं से मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। इससे निर्गत फ्लक्स का मान वही d5 बराबर ds cos थीटा, वही इधर की तरफ हो जाएगा। तो वही ds इधर मान लेंगे और e इधर मान लें फिलहाल इसके लिए। वही फाई बराबर 4πr², गाउस के नियम रख देंगे और गाउस के नियम से हमें ये मान यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन गाउस का नियम यहाँ पर जो गाउस का नियम है वो ये कहता है कि इसके अंदर, ये गाउसियन पृष्ठ है, इसके अंदर कितना आवेश है। तो यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश तो 0 है, सारा आवेश तो बाहर है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमें जब ई इनका मान निकालेंगे तो ये 0 होने की वजह से हमें फाई का मान कितना मिल जाएगा, 0। तो हम ये वाला जो पार्ट आएगा यहाँ पर, जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, 0। तो ई बराबर क्या मिल जाएगा हमें, डायरेक्ट 0। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना मिल जाएगा, 0। समझ में आया ये पार्ट कैसे किया हमने इसमें देखा है सारा प्रोसेस वही है, लेकिन जहाँ गाउस का नियम लगाएंगे वहाँ परिबद्ध आवेश का मान कितना है, इसमें 0 है, इसलिए ये मान 0 हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो ई 4πr² बराबर 0 मिल जाएगा, मतलब ई बराबर कितना हो गया, 0। ये बात हमें ध्यान रखनी कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमें 0 मिलता है। अब अपने पास 3 चीज़ें आ गई। ई आउट, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान मिला हमें KQ/R², पृष्ठ पर मिला KQ/R², और अंदर मिला हमें 0। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इनके गोले के कारण या गोले कोश के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ ये यहाँ पर ये हम मान लेते हैं, यहाँ पर इसकी त्रिज्या है स्मॉल r बराबर r। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ई इन विद्युत क्षेत्र का मान अंदर की तरफ तो क्या है, 0। तो अंदर आते ही और 0 हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, ई सरफेस पर KQ/R², जो कि अधिकतम होगा। इसके बाद विद्युत क्षेत्र का मान 1/r², मतलब परवलयाकार रूप से घटता रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई आउट जो है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका मान घटता जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इस ग्राफ के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट अनुप्रयोग है गाउस का, समरूप आवेशित अचालक। अब की बार हमने जो गोला लिया है वो कैसा लिया है, अचालक और चालक गोला या गोले कोश में ये अंतर था कि इस अचालक गोले को हम जो आवेश देंगे, जैसे हमने इसमें मान लो Q आवेश दिया है, तो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित न होकर संपूर्ण आयतन में वितरित होगा, क्योंकि ये अचालक ठोस गोला है, या चाहे तो हम लिख सकते हैं अचालक ठोस गोला। तो इसका संपूर्ण जो आयतन है उस पर आवेश वितरित हो जाएगा। अब हमें इससे इसके केंद्र O से, वही R का है, O से किसी बिंदु पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसकी भी वही 3 कंडीशंस होंगी। सबसे पहले कंडीशन हम ले लेते हैं, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या ले लेते हैं हम कि r इज ग्रेटर देन r, मतलब बिंदु कहाँ पर स्थित हो, बाहर स्थित हो। तो ऐसी कंडीशन में हम स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की यहाँ पर रचना कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे ds, तो ये ds और विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ इसका हो जाएगा। ठीक है। तो इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान वही d5 क्या हो जाएगा, E डॉट ds। यहाँ पर थीटा का मान 0 है, तो E ds cos 0 E ds यहाँ पर हमें मिल गया है। तो यहाँ पर d5 का मान मिल गया हमें E ds।
संपूर्ण के लिए ज्ञात करेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे, तो संपूर्ण गोले से या अचालक ठोस गोले से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर क्या मिल जाएगा, वही बंद पृष्ठ समाकलन ई डी एस। ये तो कांस्टेंट है और यहाँ पर डी एस का समाकलन कर लेंगे तो फाई बराबर वही ई और इसका समाकलन हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें मिल गया समीकरण 1। अब यहाँ पर वही पहले की तरह ही अभी जो किया था हमने, गाउस का नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पर गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल आवेश हमने क्यों दिया है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमें फाई बराबर यहाँ पर मिल गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो गई। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनसे देख लेते हैं, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करेंगे तो ई बराबर वही मिल गया हमें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर हम लिख देंगे इसको, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वही है जो से हमने टॉस या फिर अचालक गोले के कारण मान निकाला था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरी कंडीशन हम इसमें लेते हैं, जब आर इक्वल टू आर हो, आर इक्वल टू कैपिटल आर हो, मतलब पृष्ठ पर हो। पृष्ठ पर होगा या तो ई आउट का मान हो गया, अब ये ई सरफेस का मान हो गया। सरफेस के लिए क्या करेंगे हम, वही स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, सिर्फ कैपिटल आर रख देंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आपको ध्यान से देखना है। आर इज लेस देन आर, ऐसी कंडीशन हो जब ये छोटा हो। तो देखो ये वो गोला है जो हमें दिया गया था, ये इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब हमें इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहाँ से गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ मान लिया। अब इस गाउसियन पृष्ठ में जो आवेश संबंधित हैं वो हमें यहाँ पर निकालना है और वही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर। तो इसीलिए इसको आप ध्यान से देखें। अब हमने यहाँ पर एक अल्पांश मान लिया, ये अल्पांश डी एस है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी तरफ है, तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स वही डी फाई ई डी एस, वही क्या मिल गया, ई डी एस कोस 0, तो डी फाई बराबर मिल गया हमारे पास ई डी एस। संपूर्ण का ज्ञात करेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई और डी एस। ठीक है, मान निकालेंगे इसका ई 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमें फाई बराबर मिल गया यहाँ पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। वही तरीका है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। ठीक, अब हम लगाते हैं यहाँ पर गाउस का नियम। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हमें वही फाई बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें सिग्मा क्यू का मान निकालना जरूरी है। अब सिग्मा क्यू का मान निकाल कर हम रखेंगे तो वो मान इम्पोर्टेंट है, तो मैं इधर निकाल के बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। देखिए ये पूरा गोला है जिसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर, उसका आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। जो छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, उसका आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि 4/3 पाई आर क्यूब में उपस्थित आवेश कितना है, टोटल को कितना आवेश दिया था, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इकाई आयतन में या ये देख लेते हैं, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश, तो इकाई आयतन में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। समझ में आया। तो अब हमें 4/3 पाई आर क्यूब में उपस्थित आवेश, तो सिग्मा क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यूब में उपस्थित आवेश, तो सिग्मा क्यू बराबर कितना मिल जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया।
तो ये मान हमें यहाँ पर मिलेगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। समेशन क्यू या सिग्मा क्यू बराबर हमें मिला क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर इधर की है साइड में, ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, अचालक गोले के लिए। तो सिग्मा क्यू का मान कितना आ गया अपने पास, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 मिल गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ से ई बराबर हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। इससे ये कट गया, क्या बच गया, ई बराबर अपने पास इसका मान क्या लिख देंगे, के क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है। अब इसके लिए देखिए ग्राफ की हम बात करेंगे तो यहाँ ई इनका जो मान है वो स्मॉल आर के समानुपाती है। मतलब जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, यहाँ पर मान कम होता जाएगा। ठीक है। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देखिए इसके लिए ये 0, ये आर बराबर आर। तो जैसे जैसे केंद्र की तरफ, केंद्र से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो ये इन और ये ई हो गया सरफेस पर अधिकतम मान, और इसके बाद वही 1/r² के हिसाब से घटता जाएगा। तो ये हो गया ई आउट। ये आपको ध्यान रखना है ग्राफ की वैल्यू। ठीक है, ये ई इधर हो गया। अब इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला मिला है हमें ई बराबर के क्यू अपॉन आर क्यूब आर। अगर आपने आर का मान 0 रख दिया, इस दूरी का मान, इसका मतलब आप केंद्र पर हो, तो केंद्र पर मान क्या हो गया, 0। तो वही केंद्र पर मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब और दूसरी वैल्यूज आप इसकी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आर का मान, आर बराबर आप कैपिटल आर रख देंगे, मतलब सरफेस पे चल जाएंगे, तो कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। एक आर कट जाएगा, बटा कितना आ जाएगा, r²। इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो सभी वैल्यू इसी से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है।